नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन एमसीक्यू के सीरीज में, जिसमें हम लोग आज क्लास नंबर 24 इंडियन पॉलिटी के प्रश्नों को करने वाले हैं। तो बिना देर किए हम चलते हैं अपने आज के सेशन पे और कितना स्कोर गया ये जरूर बताइएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कैबिनेट प्रणाली का आधार किस सिद्धांत पर है? शक्ति पृथक्करण, सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा या फिर संघवाद। तो बेटा जो यहाँ पे कैबिनेट प्रणाली है ये मुख्यतः सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित है। क्यों? क्योंकि इसके अनुसार जो आपका मंत्रिपरिषद होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसे कहा जाता है, ये किसके प्रति? ये आपके लोकसभा के प्रति जिम्मेदार हो जाती है, उत्तरदायी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये अगर लोकसभा से ही बने हैं, जो सरकार बनती है लोकसभा से ही बनती है, तो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। इसके लिए आपको आर्टिकल 75 जब पढ़ते हैं तो वहां पे भी ये चीज आपको देखने को मिलती है। तो यही आपकी क्या है, संसदीय लोकतंत्र की ऋण के रूप में भी इसे माना जाता है। तो इसलिए जरूर याद रखिएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता की गारंटी देता है? आर्टिकल 13, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 या फिर आर्टिकल 16? तो यहाँ पे बेटा आर्टिकल संख्या 14 जो है आपके विधि के समक्ष समानता की गारंटी देता है। इसमें क्या है, इसमें दो चीजें बेटा है, एक समानता के साथ है, एक तो आपका समानता होता ही, समानता के साथ में संरक्षण भी यहाँ पे दिया जाता है, विधियों के समान संरक्षण। ये दोनों चीजें यहाँ पे आपके आ जाती हैं। तो इसलिए दोनों चीजों को यहाँ पे याद रखना। समानता पे क्या है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर एक विधि है तो सभी पे समान रूप से लागू होगी। संरक्षण का मतलब ये है कि विशेष अगर कोई वर्ग है तो विशेष वर्ग के लिए एक विशेष विधि का निर्माण किया जा सकता है। जैसे कि दिव्यांग है या महिला है तो उनके लिए एक स्पेशल विधि का निर्माण हो सकता है। या फिर अगर बात करते हैं जो राष्ट्रपति हैं या फिर राज्यपाल हैं, इनके लिए जो प्रोटोकॉल्स का निर्माण किया गया है तो उनका भी पालन कर सकते हैं और संविधान का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? बजट सत्र में, संविधान संशोधन हेतु, विधेयक के गतिरोध होने पर, राष्ट्रपति के चुनाव हेतु। तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, पहले जो है कभी जो है चुनाव में आपका संयुक्त बैठक का प्रावधान था, वो भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में। बाद में इसे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अभी क्या है, अभी फिलहाल ये जो है आपके विधेयकों के गतिरोध होने पर आपका संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। आर्टिकल संख्या 108 के अंतर्गत। एक चीज बेटा यहाँ पे और याद रखिएगा, संविधान संशोधन या फिर बजट सत्र में कभी भी संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, ज्वाइंट सेटिंग हो ही नहीं सकती। इसलिए जरूर याद रखिएगा। अगर कहीं पर भी ऐसा विकल्प आ रहा है तो तुरंत आपको काट देना है। ये कौन बुलाता है? ये आपका राष्ट्रपति बुलाता है संयुक्त बैठक का कार्य। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अवशिष्ट शक्तियां भारतीय संविधान में किसे प्राप्त हैं? राज्यों को प्राप्त है, केंद्र व राज्य दोनों को प्राप्त है, केंद्र को प्राप्त है या फिर राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, अवशिष्ट शक्तियां वो शक्तियां होती हैं जो आपकी 7वीं जो अनुसूची है, कौन सी अनुसूची बेटा? 7वीं जो अनुसूची है, इसमें टोटल 3 विषय दिए गए हैं। पहला क्या है, पहला संघ का विषय है जिसे संघ सूची का नाम देते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा आपका राज्य सूची है। तीसरा क्या है, तीसरा आपका समवर्ती सूची है, समवर्ती। तो ये जो 3 विषय हैं, इन तीनों में जिनका वर्णन नहीं किया गया उन्हें हम अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। ये हमेशा किसको जाती हैं? ये हमेशा केंद्र को जाती हैं। केंद्र सरकार ही ऐसे जो विषय होते हैं उन पर निर्णय ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका किसी में वर्णन नहीं है। और भारत क्या है, भारत एक केंद्र जो है सत्तात्मक संघवाद का जो है रूप प्रदर्शित करता है। इसीलिए यहाँ पे केंद्र सशक्त है और केंद्र को ही ये शक्तियां दी गई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत में उप लोकायुक्त की अवधारणा किस स्तर पर लागू होती है? केंद्र के स्तर पे, राज्य के स्तर पे, जिला के स्तर पे या फिर ग्राम के स्तर पे? तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो उप लोकायुक्त की व्यवस्था है ये आपके राज्य के स्तर पे लागू होता है। क्योंकि जो लोकायुक्त है ये आपका केंद्र के स्तर पे हो जाता है। तो लोकायुक्त हो गया, उप लोकायुक्त हो गया, ये सब व्यवस्थाएं राज्य में होती हैं। और इनका उद्देश्य क्या है, राज्य स्तर पे जो भ्रष्टाचार की शिकायत है ना, इस पूरे भ्रष्टाचार का निराकरण करना, भ्रष्टाचार को समाप्त करना। इसलिए यहाँ पे आपको इसे याद रखना है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? 352, 356, 360 या फिर 365 के अंतर्गत? तो बेटा याद रखिएगा, वित्तीय आपातकाल जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी है, 360 आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है। इसमें जब कोई ऐसी वित्तीय अस्थिरता उत्पन्न होती है जिसमें आपका
पूरा फंड खत्म हो जाता, उस दौरान इस चीज को आपातकाल को घोषित किया था। ये अधिकतम 2 माह के लिए लागू हो सकता है। अभी फिलहाल एक बार भी लागू नहीं हुआ है, एक बार भी लागू नहीं। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इस बारे में है। क्लियर, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन द्वारा, राज्यपाल विधानसभाओं द्वारा या फिर राज्यपाल के द्वारा? राज्यसभा के चुनाव की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं उनके सदस्य मिलकर क्या करते हैं, आपके राज्यसभा के सदस्यों को निर्वाचन करते हैं। किस प्रणाली से करते हैं? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से ही किया जाता है। क्लियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। न्यायिक समीक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? संसद को सर्वोच्च बनाना, कार्यपालिका को नियंत्रित करना, संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखना या फिर कानून बनाना? तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, जो न्यायिक समीक्षा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को, किसको दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। किस आर्टिकल के तहत दिया गया है? तो यहाँ पे आर्टिकल याद रखिएगा 13, आर्टिकल क्या हो जाएगा 13। इसके अंतर्गत दिया गया है, किसको दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को। और इसका उद्देश्य क्या है? जो संविधान आपका है, संविधान बेटा आपका सर्वोच्च बना रहे, इसी उद्देश्य के साथ इसे दिया गया है। इसके माध्यम से क्या होता है, अगर कार्यपालिका ने कोई कानून बनाया है और वो कानून संविधान के अनुरूप नहीं है तो उसे शून्य घोषित किया जाता है। अगर वो संविधान के अनुरूप है तो उस पर कोई भी जो है प्रभाव नहीं होता है। मतलब एक तरह से देखें तो अगर कोई असंवैधानिक है तभी उसे निरस्त कर किया जाता है। तो इसीलिए संविधान की सर्वोच्चता के लिए आवश्यक एक कदम आपका हो जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? 44 से, 61 से, 73 से या फिर 74 से? तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, पंचायती राज के बारे में पूछ रहा है तो ये आपका 73वां संविधान संशोधन 1900 जो है 76 के अंतर्गत मिला, 1992। ये कब होता है? ये 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। इसमें इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को स्थापित किया जाता है। जो 74वां संविधान संशोधन ये भी 1992 में ही होता है, लेकिन उसके माध्यम से नगर पालिकाओं की स्थापना होती है। और इसे अगर लागू करने की बात करते हैं, अगर कभी पूछ ले लागू कब होता है, तो ये बेटा आपका लागू हो जाता है 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को। और ये 1993 में, 1993 में। क्लियर बेटा, इस चीज को याद रखिएगा। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, संसद करता है, राष्ट्रपति करता है या फिर सर्वोच्च न्यायालय करता है? यहाँ पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात कर रहा है। बेटा देखिए, अभी कुछ दिन पहले ये चर्चा में भी बना था। क्यों? क्योंकि जब ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति की गई थी उसमें क्या था, इसमें एक ऐसा समिति के द्वारा किया जाता है। देखिए डायरेक्ट अगर पूछा जाएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या है, तो आपका राष्ट्रपति, क्योंकि सभी जो संवैधानिक पद है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पे करता है? यहाँ पे अनुशंसा एक शब्द आ जाता है। क्या आ गया? अनुशंसा आ गया। अनुशंसा किसकी रहती है? एक कमेटी की रहती है। ठीक, कमेटी में क्या कौन कौन शामिल हो जाता है? एक आपका नेता प्रतिपक्ष शामिल होता है जो राहुल गांधी थे, एक आपका पीएम साहब शामिल होते हैं, नेता पक्ष शामिल हो जाता है जो आपके प्रधानमंत्री साहब थे, दूसरा एक कैबिनेट मंत्री था जो अमित शाह शामिल हुए थे। तो इसीलिए विरोध था कि इसमें जो है दो लोग सरकार के पक्ष के हैं और राहुल गांधी ने कहा था इसकी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। इसके बाद भी इसकी नियुक्ति कर दी गई थी। अगर इसके उल्लेख की बात करते हैं किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल संख्या आपका 324 के अंतर्गत इसका पूरा उल्लेख आपको देखने को मिल जाता है। तो इसलिए यह एक संवैधानिक निकाय है और संवैधानिक निकायों की नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति ही करता है। चलते अगले क्वेश्चन पे। संविधान का कौन सा भाग स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? भाग 9 और भाग 9(1), भाग 10, भाग 11 या फिर भाग 12? तो बेटा याद रखिएगा, इसको हमेशा जो है एक आपका संविधान संशोधन दो हुए थे, एक 73 हुआ था और एक 74 हुआ था। ये दोनों आपके जो है 1992 में होते हैं। इसके माध्यम से नए भाग को जोड़ा जाता है, 73वें के माध्यम से भाग 9 को जोड़ा जाता है और 74 के माध्यम से आपका भाग 9(a) को जोड़ा जाता है। इसको जोड़े जाने के बाद में आपका भाग 9 क्या कहता है, ये आपका जो है पंचायत राज विभाग को कहता है, पंचायती राज संस्थाएं स्थापित होती हैं। भाग 9(a) से आपका जो है नगर पंचायतों की स्थापित होती है। तो इसीलिए जमीनी स्तर पर कहते हैं कि लोकतंत्र इसी से मजबूत हुआ है।
इसी के अंतर्गत आपको एक चीज और याद रखना है कि अगर बात करें तो इसके माध्यम से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसके माध्यम से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें टोटल कितने विषय थे? इसमें टोटल 29 विषय शामिल किए गए थे। आपका 12वीं अनुसूची में टोटल 18 विषय शामिल किए गए थे। तो इस चीज को इसलिए भी याद रखिए। क्लियर? चलते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। राज्य के नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी किस प्रकार के हैं? न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, केवल सलाहकारात्मक है, नैतिक दायित्व वाले हैं पर परिवर्तनीय नहीं है, दंडनात्मक है। तो यहाँ पे बेटा याद रखिएगा, जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी के अंतर्गत ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी है। इसमें क्या है, ये आप जबरदस्ती कोर्ट में जाके नहीं लागू करा सकते। मतलब सिंपल सा है कि ये परिवर्तनीय नहीं है। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय वो है जो आपके मूल अधिकार है, ये आपके परिवर्तनीय नहीं है। तो इसके लिए अगर पूछा जाए कि इसमें कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा, तो इसमें आपका आंसर बेटा सही हो जाएगा नैतिक दायित्व वाले पर परिवर्तनीय नहीं। राज्य के ऊपर नैतिक दायित्व की स्थापना करते हैं कि भाई इस तरह से काम होना चाहिए। मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, इनका उद्देश्य भी है कि जो है सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित हो जाए, लेकिन इसे जबरदस्ती आप लागू नहीं करा सकते कोर्ट में जाकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संसद में कटौती प्रस्ताव कट मोशन का उद्देश्य क्या है? विधेयक पारित करना, बजट बढ़ाना, सरकारी व्यय पर नियंत्रण या फिर राष्ट्रपति को सलाह देना। तो बेटा याद रखिएगा, जो कटौती प्रस्ताव है ये सरकारी व्यय पर नियंत्रण को स्थापित करने के लिए इसको लाया जाता है। इसके द्वारा विपक्ष सरकार की जो नीतियां हैं उनकी आलोचना करता है और ये दर्शाता है कि हम बजट पर क्या है, आपके बजट से असंतुष्ट है, इसीलिए कटौती प्रस्ताव को लाया गया। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। संवैधानिक नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता शब्द किससे संबंधित है? संसद से संबंधित है, न्यायपालिका से संबंधित है, संविधान के मूल्यों का पालन से संबंधित है या फिर आपका प्रशासनिक नियम से संबंधित है। तो बेटा याद रखिएगा, जो संवैधानिक नैतिकता की बात करता है मतलब संविधान के प्रति नैतिकता आपकी क्या है नैतिकता। इसमें क्या है, संविधान में जो निहित मूल्य है या उनके जो सिद्धांत है उनका सम्मान करना है। ठीक, किसका सम्मान करना है? पहली चीज क्या है, सम्मान करना है, और दूसरा क्या है, पालन करना। दोनों चीजें यहाँ पे आपकी आ जाती है। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा संविधान के मूल्यों का पालन करना एवं उसका सम्मान करना। यह अवधारणा जो लोकतांत्रिक शासन है एवं अधिकार की जो रक्षा है उसके लिए महत्वपूर्ण आपका हो जाता है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत में उपाध्यक्ष कहाँ का? लोकसभा का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री करता है, लोकसभा करती है या फिर राज्यसभा करती है। तो यहाँ पे उपाध्यक्ष हो चाहे लोकसभा का अध्यक्ष हो, दोनों का जो इलेक्शन होता है ये आपका लोकसभा ही करती है। लोकसभा के अपने सदस्य करते हैं, अपने सदस्य। क्लियर? तो इनके सदस्य मिलकर ही जो है इनका निर्वाचन कर देते हैं। तो इसलिए हमेशा इस चीज को याद रखिएगा। तो आज का जो हमारा सेशन था इतने ही क्वेश्चन थे। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए इसका उत्तर भी दीजिएगा। साथ में जो हम प्रश्न आपके लिए कल के पूछ रहे हैं, संविधान की किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है? ये पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो आप जाइए, आपका जो प्लेलिस्ट है प्लेलिस्ट में वॉच करिए, आपको मिल जाएगा। लेकिन जरूर से जरूर आप पढ़ लीजिए सब अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 159 या फिर अनुच्छेद 163। तो इसमें क्या उत्तर होगा आप कमेंट करके बताइएगा। हम चलते हैं, देख लेते हैं जो कल हमने प्रश्न पूछा था उस प्रश्न का उत्तर। समुद्री ज्वार, समुद्री ज्वार का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन है, सूर्य का गुरुत्व है, चंद्रमा का गुरुत्व है या फिर महासागरीय धारा है। तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, जो समुद्री ज्वार है इसमें मुख्यतः चंद्रमा के गुरुत्व को शामिल करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और करेक्शन कर लीजिएगा कि इसमें सूर्य का भी गुरुत्व को शामिल किया जाता है, मतलब दोनों का है। जो सबसे लंबा ज्वार आता है, जो सबसे बड़ा ज्वार होता है, जब सूर्य चंद्रमा एक ही दिशा में होते हैं तब उत्पन्न होता है। तो मतलब दोनों का आकर्षण लगता है। लेकिन क्या है, सूर्य पास में है तो जो है सूर्य दूर में है तो सूर्य का प्रभाव कम रहता है। वहीं चंद्रमा पास में हमारे तो चंद्रमा का प्रभाव क्या रहता है, ज्यादा रहता है। बस ये एक चीज यहाँ पे आपका हो जाती है। लेकिन जो ज्वार होते हैं ये हमेशा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होते हैं, इसी चीज को सही माना जाता है। तो दोस्तों
आज के इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। कल जो हमारा ये सेशन रहेगा, कल हमारा अर्थशास्त्र इकोनॉमी से संबंधित एमसीक्यू लेकर उपस्थित होंगे, तो उसे भी आप जरूर करिएगा। साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का आपका सेशन कैसा रहा और अपना स्कोर कार्ड भी बताइएगा। चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।